नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे और स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर के वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करते हैं हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हैं उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। ये पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Central Vigilance Commissioner by President of India? ऑप्शन है ए संजय कोठारी, बी सुरेश एन पटेल, सी शरद कुमार या डी के वी चौधरी। दोस्तों जान लेते हैं सही उत्तर क्या है। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सुरेश एन पटेल। जी हाँ, तो सुरेश एन पटेल की अगर बात करें तो इनके बारे में कुछ बातें भी जानेंगे और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में भी कुछ बातें जानेंगे। तो सुरेश एन पटेल जो है वो सीवीसी में जून से जुड़े हुए हैं और इन्हें जो है वो शपथ दिलाई गई है किनके द्वारा? प्रेसिडेंट जो भी बनी है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलाई है एज ए चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी। ठीक है, इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे आंध्रा बैंक में और अप्रैल 2020 में ही ये विजिलेंस कमिश्नर के रूप में ये नियुक्त हुए और अब ये बन गए हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया संजय कोठारी को और इन्होंने 24 जून को संजय कोठारी ने अपने टर्म को समाप्त किया। 24 जून को संजय कोठारी समाप्त हुआ और अब जो है वो सुरेश एन पटेल बन गए हैं। इनकी अगर बात करें तो सीवीसी की अगर बाबात करें तो सीवीसी जो है वो सेटअप हो गया था फरवरी 1964 में ही, बट इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कि एक संवैधानिक मान्यता मिली थी 25 अगस्त 1998 में। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? एक सीवीसी होते हैं जो कि ये बने हैं सुरेश एन पटेल और जो कि चेयरमैन होते हैं इस संस्थान के। इसके अलावा 2 और विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं। ठीक है, तो सुरेश एन पटेल इनमें से एक विजिलेंस कमिश्नर से पहले और अब ये हो गए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, नॉट मोर देन 2, मतलब 2 से कम भी हो सकते हैं बट 2 से ज्यादा नहीं हो सकते विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, 2 विजिलेंस कमिश्नर और एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। अब ये काम क्या करता है? विजिलेंस का काम करता है, मतलब कहीं भी कुछ इस तरह का करप्शन हो रहा है तो उसको ये रोकने का, उस पर निगरानी रखने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम कंपनी ने चीता के अंतर महाद्वीपीय पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? Which of the following petroleum company has signed a MOU with National Tiger Conservation Authority for transcontinental relocation of cheetah? ऑप्शन है ए रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, बी केयर इंडिया, सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या डी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो जुलाई के करंट अफेयर की ही बात है, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि एमओयू साइन हुआ था नामीबिया की सरकार के साथ, जिसके तहत जो है वो चीता जो है नामीबिया से भारत में लाए जाएंगे और इस जो प्रोजेक्ट है उसको इंडियन ऑयल सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। 50 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट 4 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेके प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका एम बेसिकली यही है कि जो चीता है उसको कंजर्व किया जाए। ये काफी अब रेयर प्रजाति हो चुकी है, तो इसको क्या करना है कि इसको कंजर्व करना है और हमारे देश में इसको कंजर्व करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो इसी के जो तहत जो है इंडियन ऑयल ने 50.22 करोड़ की जो है सहायता इस प्रोजेक्ट को प्रोवाइड की है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख अंग ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को एक सार्वभौमिक मानव अंग घोषित किया है? Which principal organization of United Nations has declared access to a clean and healthy environment a universal human right? ऑप्शन ए सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, बी आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सी संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली या डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसका सही उत्तर है और ये बेसिकली वो सभा होती है जिसमें जो जितने भी यूएन के सदस्य देश हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। तो इसने घोषित कर दिया गया है अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कि राइट टू ए हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर ऑल जो है कि यूनिवर्सल राइट होने वाला है। याद रखेंगे इसको, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर ऑल। इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर इसकी बात करें तो पिछले 50 वर्षों से 5 डिकेड्स 50 वर्षों से जो है इसकी बात चल रही थी। कब से? सन 1972 में जब स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिक्लेरेशन था अबाउट कि किस तरह से जो हमारा पर्यावरण है उसको कैसे कंजर्व किया जाए। उस पर एक पहला कह सकते हैं एक तरह से पहला बड़ा जो एक बैठक बैठी थी वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन थी। ठीक है, और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बाद से ही तब से ही इस तरह के प्लान बन रहे थे कि इस तरह का एक जो है वो
यूनिवर्सल राइट होना चाहिए, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर ऑल। जो स्वच्छ पर्यावरण है वो हमारा अधिकार है, हमें इसे प्राप्त करने की ओर कोशिश करनी चाहिए कि ये हम जो है स्वस्थ एनवायरनमेंट में रहें। ठीक है, अब जो प्रस्ताव पारित हुआ तो ये काफी बहुमत से पारित हुआ। 161 वोट जो है इसके पक्ष में पड़े और 8 वोट जो है वो इसके अगेंस्ट में पड़े, यानी 61 देशों ने इस जो प्रस्ताव है इसका समर्थन किया यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से याद करें, अच्छे से नोट कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही हैं आप नोट्स बनाते चलें। मैं ऐसा रोज करता हूँ कि आप जो करंट अफेयर क्लास होती है उसके साथ एक नोटबुक लेके चलें। जो भी पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं, साथ साथ जो स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं उन्हें भी आप एक साथ नोट करते हुए चलें। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 4 पे। यह कहता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल in men's high jump at Commonwealth Games? ऑप्शन नंबर ए तेजस्वी निशंकर, बी भीम सिंह, सी वरुण सिंह भाटी या डी विजय सिंह चौहान। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तेजस्वी शंकर। जी हाँ, तेजस्वी शंकर जो है वो पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने हाई जंप में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल प्राप्त किया है, कोई सा भी मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है और 2.22 मीटर की जो इनका ये है वो नेशनल रिकॉर्ड रह चुका है। हेमिस केयर ऑफ न्यूजीलैंड जो थे इस स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड हासिल किया और ऑस्ट्रेलिया के ब्रैंडन स्टार्क ने इसमें सिल्वर हासिल किया है। तो नाम याद रखेंगे तेजस्विन शंकर, क्योंकि उन्होंने एक इतिहास ही रचा एक तरह से। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो हाई जंप सेक्शन है उसमें उन्होंने भारत के लिए पहला पदक लाया है। ठीक है, पिछली कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ये थे और ये 6ठे स्थान पर रहे थे 2018 के गोल्ड कोस्ट के कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 5 कहता है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भारत में कितने रामसर स्थलों की घोषणा की गई है? Recently, how many more Ramsar sites have been announced in India by the Union Environment Ministry? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 8, सी 10 या डी 12। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10। तो 10 नए रामसर स्थल होते हैं, रामसर वेटलैंड साइट्स होते हैं, वो अभी भारत में बन चुके हैं। तो कोई भी स्थान वेटलैंड है ये रामसर कन्वेंशन के थ्रू जो है वो डिसाइड किया जाता है। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 1971 में हुआ था, जिसमें वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। रामसर कहाँ पे है? रामसर है ईरान में। तो जो नए साइट्स इंक्लूड हुए हुए हैं इसमें तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के हैं। और अब जो भारत में वेटलैंड की संख्या है वो 64 हो गई है। 12,50,361 हेक्टेयर में जो है वो इतने सारे वेटलैंड्स, 64 वेटलैंड्स भारत में फैले हुए हैं। जो 10 नए वेटलैंड्स हुए हैं उनमें से एक प्रमुख है कोंथाकुलम बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहते हैं कोंथाकुलम बर्ड सेंचुरी, ये एक मैनमेड वेटलैंड है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका नाम इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। कौन सा मैनमेड वेटलैंड है जो इस बार शामिल किया गया है रामसर साइट्स में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 6 कहता है कि निम्नलिखित में से खेलों से संबंधित कौन सा विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स रिलेटेड बिल हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट? ऑप्शन नंबर ए द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022, द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022, नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021, द फैमिली कोड अमेंडमेंट बिल 2022। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधक विधेयक 2022, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022, राष्ट्रीय डोपिंग विधेयक 2021 या परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021। तो बिल में किस तरह से प्लान करना है, मॉनिटर करना है, जो डोपिंग के जो केसेस आ रहे हैं उनको किस तरह से मॉनिटर करना है, डोपिंग को कैसे कम करना है, इन चीजों पर बात की गई है। और इसके तहत एक नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स बनाने की भी बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो एक भी इंपॉर्टेंट एक बिल है, तो इसे अच्छे से नोट कर लें। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 7 कहता है कि रंजीत रथ को किस कंपनी का चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया गया है? रंजीत रथ हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ विच कंपनी? ऑप्शन नंबर ए मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, बी ऑयल इंडिया लिमिटेड, सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या डी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऑल इंडिया लिमिटेड। तो ऑल इंडिया लिमिटेड के नए जो सीएमडी बने वो कौन है? रंजीत रथ, नाम याद रखेंगे। तो ऑल ऑयल जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। तो ही वाज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में जो चेयरमैन थे किस चीज के? मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के, और अब ये चेयरमैन बन गए किसके? ऑयल इंडिया लिमिटेड के। तो अच्छे से याद रख लेंगे इनका नाम, रंजीत रथ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं।
सवाल संख्या 8 कहता है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया कंपनी? ऑप्शन नंबर ए रविंद्र टक्कर, बी हिमांशु कपानिया, सी अक्षय मुंद्रा या डी अनुपम श्रीवास्तव। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रविंद्र टक्कर। तो वोडाफोन आइडिया ने जो रविंद्र टक्कर को अपॉइंट किया है एज ए सीईओ, एज ए सीएमडी ऑफ न्यू चेयरमैन के रूप में, ठीक है। मतलब ये पहले सीएमडी थे, अब चेयरमैन की भी पोस्ट भी इन्हें मिल चुकी है। इन्होंने रिप्लेस किया है हिमांशु कपानिया को 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त को ये रिप्लेस करेंगे हिमांशु कपानिया को, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल पर। सवाल संख्या 9 कहता है कि भारोत्तोलन की किस श्रेणी में लवप्रीत सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीता है? इन विच कैटेगरी ऑफ वेटलिफ्टिंग लवप्रीत सिंह हैज वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स? तो ऑप्शन क्या है? ए पुरुषों के 67 केजी, पुरुषों की 81 केजी, पुरुषों की 96 किलोग्राम, पुरुषों की 109 किलोग्राम, मेंस 67 केजी, मेंस 81 केजी, मेंस 96 केजी या मेंस 109 केजी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मेंस 109 केजी। तो इसमें जो है लवप्रीत सिंह ने जो है वो राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीता है। ये 24 वर्ष के हैं और इन्होंने जो है इसमें 355 किलो का इन्होंने जो है वजन उठाया था और नया नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने श्रेणी में बनाया 192 किलो का क्लीन जर्क में उठाने का, मतलब एक बार में 192 किलो का उठाने का इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड है इस श्रेणी में, ठीक है। कैटेगरीज वगैरह होते हैं बहुत सारे, उसको याद करना बहुत जरूरी है। तो अब भारत ने अब वेट लिफ्टिंग के साथ कितने 8 मेडल जीत लिए, जिनमें से 3 क्या है गोल्ड मेडल है, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग में भारत इस बार काफी कमाल कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। सवाल संख्या 10 कहता है कि बिहार के किस कॉलेज में स्थित 106 वर्षीय खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को द्वारा विश्व की महत्वपूर्ण लिप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? 106 years old astronomical observatory located in which college of Bihar has been included in the list of important endangered heritage observatories of the world by UNESCO? ऑप्शन नंबर ए एन कॉलेज पटना, बी पटना कॉलेज पटना, सी लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर या डी पटना साइंस कॉलेज पटना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। जी हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण कॉलेज है। 106 साल पुराना यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे तारों की जो है और जो एस्ट्रोनॉमी की के रिगार्डिंग जो रिसर्च है वो वहाँ पे होते थे। और यहाँ पे एक प्लेनेटोरियम भी हुआ करता था जहाँ पे लोग जो है अंतरिक्ष में ऑब्जर्व करते थे, टेलीस्कोप्स वगैरह लगे रहते थे। बट अभी की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे बहुत खराब हो चुकी है, बहुत पुराना, बहुत ही फेमस था। अब ये भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो बिहार में उसके अंतर्गत आता है और ये जो ऑब्जर्वेटरी था उसकी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है और इसलिए यूनेस्को ने सब ऐड किया है किसमें, इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेशंस ऑफ वर्ल्ड में। तो आशा है कि अब जो इसकी सिचुएशन है वो सुधरेगी और फिर से इसका बड़ा नाम विश्व भर में होगा, ठीक है। तो ये प्लेनेटोरियम जो इसके अंदर था ऐसा कहना है कि लोगों का कि ये इंडिया में पहला प्लेनेटोरियम था जो कि 1946 में सेटअप किया गया था इसी ऑब्जर्वेटरी में, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त करेंगे आज के सेशन को और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उनसे जुड़े स्टैटिक पॉइंट्स को भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, आप इसे शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। आप कमेंट में लिख सकते हैं आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं या किस तरह के इंप्रूवमेंट्स भी आप चाहते हैं हमारे वीडियो में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बट जरूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इन वीडियोज़ को, ठीक है। साथ ही साथ सब्सक्राइब परीक्षा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी या जो भी कंटेंट, जो भी नए वीडियोस आएंगे वो सब आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए जोर शोर के साथ एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, धन्यवाद।